नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। 26 जनवरी को जैसा कि ज्ञात है कि आपको रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन 2 जो वर्ड हैं ये 26 जनवरी और 15 अगस्त काफ़ी एक प्रकार चर्चाओं का विषय हैं। आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी या किसी भी प्रकार से कह सकते हैं ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें, तो इन शब्दों के अर्थों को जानना बहुत ज़रूरी है। आइएगा मात्र 10 मिनट में पूरा समझते हैं रिपब्लिक क्या है और यहाँ इंडिपेंडेंट क्या है, दोनों बातों को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर रिपब्लिक को जानना तो पहले गणतंत्र से पहले हमने 4 वर्डों को जानना पड़ेगा। एक वर्ड उपनिवेश जिसको कॉलोनी के नाम से जानते हैं, एक प्रोटोरेट यानी संरक्षित राज्य के नाम से जानते हैं, एक डोमिनियन यानी कह सकते हैं जो डोमिनियन स्टेट लगातार आपने इतिहास को पढ़ा होगा, तो लंबे समय तक लगातार जो हमारी मांग चल रही थी, डोमिनियन स्टेट्स की मांग चल रही थी, उसको भी जानेंगे। एंड सोवरेनिटी यानी कह सकते हैं जो संप्रभु राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। इन चारों वर्डों को समझ जाएंगे तो थोड़ा दिमाग में तुम्हारी फिल्म बन जाएगी। आइएगा 1 टू 1 करके हम लोग बाद में करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर ये कॉलोनी या उपनिवेश है क्या। इससे दो बातें समझने का प्रयास करें। उपनिवेश मतलब कोई हमारे ऊपर हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी किसकी है? एग्जाम्पल बेस पे एक एस या ए राज्य है और यहाँ से A2 राज्य है, ये A1 है, A2 है। तो यानी कह सकते हैं कि A2 के ऊपर कंप्लीटली A1 का प्रतिनिधित्व होना, इसे उपनिवेश कहते हैं। यानी जैसा कि आप जान सकते हैं कि ब्रिटेन का कह सकते हैं कि इंडिया पे या इंडिया जो है उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का, जो कि लंबे समय रहा भी था। लेकिन उसके बाद वो डोमिनियन बना, उसके बाद वो संप्रभु बना। ये सारी कहानी इंडिया ने झेली है, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिएगा ए राज्य है, इस ए राज्य का कानून को लेते हुए बाकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं देश के अंतर्गत, वहां पर किसका हस्तक्षेप है? A1 का। इट पार्ट ऑफ द एक प्रकार से कह सकते हैं कॉलोनी, उपनिवेश है। यानी उसके अनुकूल वो कार्य करेगा, उसके अनुकूल नीति निर्माण करेगा, उसके अनुकूल देश चलाया जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ उपनिवेश। लेकिन संरक्षित राज्य की हम लोग बात ये कहने का प्रयास कर लेते हैं। सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर यही A2 राज्य है, A1 राज्य है और A2 है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं डिपेंड है, अपने आप में क्या है? इस राज्य है। लेकिन इस राज्य के आधार पर देखा जाए, यहीं से A1 के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर A1 का इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे एग्जाम्पल बेस पे A2 जो है, यहाँ पे कह सकते हैं कुछ डिफेंस को लेकर हस्तक्षेप कौन करेगा? A1 करेगा। डिफेंस के अलावा जो एक्सटर्नल कुछ ऐसे रिलेशन है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। या आंतरिक मामलों या कह सकते हैं जो बाहरी मामले हैं कि विदेश से किसी से वार्ता करनी, किसी से वार्ता नहीं करनी है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ मुद्दों को लेकर जब ये A2 जो है A1 का कहीं ना कहीं उपनिवेश होता है और बाकी सब चीज़ों को लेते हुए अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, उसे हम संरक्षित राज्य कहते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, लंबे समय अगर देखेंगे तो भारत का जो सिक्किम है एक प्रकार संरक्षित राज्य के रूप में रहा है, जो 1975 के आसपास जोड़ा गया है। यानी भारत भी ब्रिटेन का संरक्षित राज्य के रूप में रहा है कुछ दिन। तो यानी यहीं से कह सकते हैं कि उपनिवेश उसे कहते हैं जब कंप्लीटली डिपेंडेंसी हो किसके ऊपर? इस राज्य के ऊपर या इस A1 के ऊपर। लेकिन यहाँ कुछ मुद्दों को लेकर डिपेंडेंसी हो और बाकी को लेकर वो इंडिपेंडेंट हो, ऐसे राज्य को हम लोग यहाँ पर संरक्षित राज्य के नाम से जानते हैं। अच्छा ठीक है। अगर हम डोमिनियन यानी कह सकते हैं स्टेट की बात करेंगे तो ये अपने आप में क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ ऐसे कमजोर राज्य होते हैं, उस कमजोर राज्य के ऊपर हम लोग देखा जाए तो एक एग्जाम्पल बेस पे कि साहब A1 है और ये A2 है, तो एक A1 जितने भी राज्य हैं यहाँ अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन एक प्रकार से जो यहाँ का शासन है किसके नाम से चलाया जाएगा? बोलेंगे सर A1 के नाम से चलाया जाएगा। तो यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ ऐसे कमजोर राज्य जो एक प्रकार से कह सकते हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? A1 का होता है। ऐसे राज्यों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देते हैं। एग्जाम्पल बेस पे सारा काम यही कर रहे हैं, सारा कुछ काम करिए। इसमें क्या कर रहा है? डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह है, इनमें काम A1 कर रहा है। लेकिन यह सारा काम यही करेंगे, लेकिन ये किसके नाम से करेंगे? इस A1 के नाम से करेंगे। तो यानी ऐसे राज्यों को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का काम करते हैं। एक लास्ट पॉइंट जिसको हम संप्रभु सोवरेनिटी स्टेट के नाम से जानते हैं, इसका मतलब यहाँ पर A1 ये रहा और A2 ये रहा, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यहाँ A2 यहाँ इसका ना कहीं डोमिनियन भी नहीं है, संरक्षित भी नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार से उपनिवेश भी नहीं है। जब कोई यानी सोवरेनिटी का मतलब ये रहा कि वो हमारे आंतरिक मामलों में, बाहरी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, अलग अलग राज्य अपने अपने हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ सोवरेनिटी। तो 4 कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। एक पहला, उपनिवेश कॉलोनी किसे कहते हैं? जहां पर एक प्रकार से कोई राज्य किसी के अधीन रहता है, डिपेंड रहता है, उसके अनुकूल कार्य करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ उपनिवेश। एंड संरक्षित मतलब कुछ क्षेत्रों को लेकर कहीं ना कहीं
A1 के अनुकूल ये कार्य करेगा, बाकी ये अपने अनुकूल कार्य करेगा। इसको संरक्षित राज्य कहते हैं, जैसा कि भारत रहा है ब्रिटेन का, या सिक्किम भी रहा है भारत का, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर डोमिनियन की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि सारा काम तो यही करेगा, लेकिन यहाँ अधीन किसके रहेगा? ब्रिटेन के। जैसा कि हमने लगातार डोमिनियन स्टेट की लगातार मांग भी की, जैसे आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। अगर सोनिटी की बात करेंगे, तो ये जो वर्ड है संविधान में प्रस्तावना में भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि हम किसी आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यानी चार कंसेप्ट अगर क्लियर हुए, तो इस बात को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 1947 से लेकर 1950 के बीच की जो यात्रा है इंडिया की, वो कैसी रही है। इसके बारे में इसलिए जानना जरूरी होता है, जैसा कि अगर देखेंगे बिफोर 15 अगस्त 1947 के आसपास से अगर हम लोग पहले की बात करेंगे, तो इंडिया क्या था? इंडिया उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का। कॉलोनी था किसका? किसका? ब्रिटेन का। तो यानी उपनिवेश राज्य था, राइट। अगर इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करेंगे, जैसे ही हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको भारतीय अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं, इस आने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। 1947 का जो एक्ट है, ये इसने क्या लेके आता है, ये क्या बनाता है, भारत को डोमिनियन बनाता है, क्या बनाता है, ये सारी बातें करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जान सकते हैं, जैसा कि नवंबर 1946 असेंबली ने, यहाँ पर चुनाव हुए थे, असेंबली की स्थापना की गई थी, और दिसंबर 1946 में यहाँ पर बैठकें होना स्टार्टिंग हुई। संभवतः लगभग 2 साल 11 महीने के आसपास, लगभग 3 साल के आसपास हमारे संविधान को बनने में समय लगा, जो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1948 को लगभग 15 आर्टिकल इन्वोल्व कर लिए गए थे। लेकिन अंततः मुद्दा क्या निकल के आता है कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इसके पीछे पूरा समझने का प्रयास करेंगे, और पूरी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी। आइएगा, इसको समझने से पहले इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये एक्ट हमारे भारत में देखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगभग यहाँ 18 जुलाई 1947 के प्रस्ताव में पारित किया गया। उसके बाद यहाँ पर इसको एक प्रकार से 15 अगस्त 1947 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता दिवस से कब किया गया? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये एक्ट हमारे पास स्वतंत्रता देने के लिए आया था। जानते हैं इसने क्या क्या किया गया? पहली बात तो इसमें क्या हुआ? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। जो भी ब्रिटिश कानून था 1947 में 15 अगस्त को ये एक्ट आने की वजह से वो क्या हो गया? एंड हो गया, कि अब यहाँ पर ये रूल काम नहीं करेंगे। तो कौन से रूल काम करेंगे साहब? यहाँ पर दो वर्ड थे, एक वायसराय का, तो वायसराय का वर्ड को भी, वायसराय किसका होता था? ब्रिटेन का। जब रूल एंड हो गए तो इस पद को भी एंड कर दिया गया। लेकिन इन्होंने कहा कि शासन चलाया कौन? इस शासन चलाने के लिए जो हमारे पास गवर्नर जनरल होते थे, उस पद को हमने रहने दिया, यानी गवर्नर जनरल का पद जो है हमने यहाँ पर रहने दिया। किस एक्ट के माध्यम से? 1947 के एक्ट के माध्यम से, 1947 15 अगस्त को। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है के आधार पर जो डोमिनियन स्टेट है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि भारत को दो डोमिनियन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसा इसके बारे में आप जानते हैं। एक हमारे पास भारत में और एक हमारे पास किसमें? इसमें पाकिस्तान में, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसको दो भागों में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद ये स्पष्ट किया गया कि जैसे असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान बनाएगी, संविधान सभा के बनने तक, जो नए रूल बनने तक जो रूल कौन से फॉलो किए जाएंगे, तो यहाँ आप जान सकते हैं कि 1935 का जो एक्ट था, उसके अनुकूल जो देश चलेगा, तो देश कौन चलाएगा? 1935 के 7 के एक्ट के माध्यम 35 के एक्ट के माध्यम चलाया जाएगा। किसके अनुकूल? गवर्नर जनरल उसको लीडिंग करेगा। किस आधार पर? यहाँ पर डोमिनियन स्टेट मानी भारत भी अलग हो गया है, और यहाँ पर एक प्रकार से पाकिस्तान भी अलग हो चुका है। तो ये अपने अपने आप में कह सकते हैं एक डोमिनियन स्टेट, मतलब अभी डोमिनियन मतलब अधीन है, नाम के ब्रिटेन के अनुकूल चलेंगे जब तक संविधान नहीं बनेगा, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। इसको डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमने देना स्टार्टिंग 1947 के एक्ट के। तो आप आपके दिमाग में एक पॉइंट निकल के आ रहा होगा कि साहब 15 अगस्त को 1947 में यहाँ पर हमारे पास भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आइएगा, इसने हमें पूरे कंप्लीटली डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। तो पहले हमारे पास उपनिवेश थे, उपनिवेश से क्या हुआ? डोमिनियन स्टार्ट आता है, और डोमिनियन स्टेट के बाद हम लोग क्या करेंगे? संविधान सभा यहाँ बनाएगी। संविधान सभा को पूरा अधिकार था कि यहाँ पर इस एक्ट को भी कहीं ना कहीं वो एंड कर सकती है। यहाँ पर पूर्ण ताकत दे दी गई कि हाँ, आप अपने देश के अंतर्गत जो है किस प्रकार से यहाँ कानून बना सकते हैं। एक प्रकार से ये सारी शक्तियाँ जो हैं यहाँ पर इसके सापेक्ष में दे दी जाती हैं। यानी यहाँ अधिकार था, किसी एक्ट को खारिज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं से निकल लेंगे। लेकिन फिर भी लगभग संविधान के 395 आर्टिकल में से 200 जो आर्टिकल के आसपास है, लगभग 75% का जो पार्ट है वो यहीं से लिया गया है 1935 के एक्ट से, जो कि 1947 से लेकर 1950 के आसपास तक संविधान जो चला है वो इसी एक्ट के माध्यम से चला है, और इनके माध्यम से चला है। वायसराय का पद खत्म होने के बाद डोमिनियन स्टेट के रूप में चला। आइए इसकी पूरी चर्चा को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि 1950 26 जनवरी को हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं।
इसका एग्जाम्पल समझने से पहले अब थोड़ा सा लॉजिकल पिट है, हम अमेरिका के साथ चलना जाएंगे। जैसा कि जानते हैं अमेरिका में एक युद्ध हुआ था, और युद्ध हुआ 1976 से लेकर 1983 के बीच में, जैसा कि आप ये जानते हैं। तो वहाँ जो कमजोर समूह थे, यानी 13 जो देश थे, छोटे छोटे एक समूह थे एक प्रकार से कह सकते हैं, उन समूह ने मिला के एक क्रांति करी, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो कि युद्ध के रूप में यहाँ 13 देशों ने मिला के। तो 1976 से लेकर 1983 के बीच में युद्ध चला। लेकिन क्या हुआ कि 4 जुलाई 1976 में यहाँ पर एक घोषणा की गई। घोषणा क्या की गई, एक प्रकार से समझने का प्रयास करें। वो घोषणा की गई कि हम एक प्रकार से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी ब्रिटेन के उपनिवेश से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी एक प्रकार से आज़ादी के लिए, या एक प्रकार से डोमिनियन स्टेट के लिए, या अपनी आंतरिक शक्तियों को हटाने के लिए उपनिवेश से घोषणा कर दी गई। कब, 4 जुलाई 1976 में। देखिएगा युद्ध कब चल रहा है, 75 से लेकर 83 के बीच में। घोषणा कब की गई, 4 जुलाई 1976 को। सितंबर में पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि के बाद वहां से, आप जैसा कि आप जानते हैं, उपनिवेश की कहानी जो हटा दी जाती है। यहीं से 1783 में क्या होता है, अमेरिका आज़ाद हो जाता है, और 1787 के आसपास संविधान को इम्प्लीमेंट कर लेता है। लेकिन संविधान लागू कब हुआ, 1787 में। लेकिन यहाँ पर घोषणा कब की गई, बोलेंगे 76 में, 4 जुलाई को। तो आज भी अमेरिका यहाँ पर अपना जो स्वाधीनता दिवस, आज़ादी का दिवस है, कब मनाता है, 4 जुलाई को मनाता है। क्यों मनाता है, क्योंकि यहाँ इसने घोषणा की थी। इसी एग्जाम्पल से आप ये समझ पा रहे होंगे अब कि हमारे देश के अंतर्गत भी 1929 में 31 जुलाई 1939 को यहाँ पर लाहौर में एक अधिवेशन होता है। कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जैसा कि आप जानते हैं उस समय नेहरू जी इस समय अध्यक्षता कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के एक प्रकार से नेहरू जी के अच्छे संबंध थे, और उस समय अच्छे संबंध होने की वजह से एक लहर चल रही थी युवाओं नेताओं के साथ, सबके साथ मिलकर। तो यहाँ पर लाहौर में एक अधिवेशन होता है, और अधिवेशन में एक प्रस्ताव लेके आते हैं। और वो जो प्रस्ताव लेके आते हैं, उस प्रस्ताव को कहा जाता है कि हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे, और पूर्ण स्वराज की तिथि तय कर दी गई कि 26 जनवरी 1930 तक हम अपने देश में पूर्ण स्वराज स्थापित करा पाएंगे। इसीलिए इस स्वाधीनता दिवस के रूप में हम 26 जनवरी से लेकर 1949 तक लगातार जो स्वतंत्रता दिवस प्रतिदिवस मनाते रहे हैं। इसका मतलब था कि हमने एक घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 तक हम लोग स्वाधीनता, इंडिपेंडेंट या स्वराज स्थापित कर पाएंगे। ये कब घोषणा की थी, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक प्रकार से रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे जाकर जब ये हमने ऐलान किया था। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी का इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि यहाँ हमने इसको एक प्रकार से एक तिथि तय किया था कि यहाँ तक हम घोषणा कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हमारा बन गया था, लेकिन हमने 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2 महीने का वेट क्यों करना पड़ा, उसका एक ही यही मतलब था कि इस दिन को याद करने का एक तात्पर्य है। आइएगा इसकी चर्चा को थोड़ा विस्तार से करने का प्रयास करते हैं। जैसे जानते हैं कि हमारे पास 395 आर्टिकल बनने के बाद, यानी हेड ऑफ स्टेट। अब ये हेड ऑफ स्टेट के बारे में समझते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर वे में जो 26 जनवरी है क्यों काफ़ी फेमस होने का चर्चा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास गवर्नर जनरल, वायसराय, ये कई सारे पद यहाँ देखे होंगे आपने। तो यहाँ पर 14 अगस्त 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, वायसराय के रूप में भी, गवर्नर जनरल के रूप में भी थे। जैसे ही 15 अगस्त लग जाता है, तो 15 अगस्त 1947 से 1948 तक जो ये वायसराय है, इसके पद को एंड कर दिया गया। कब, 15 अगस्त को 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओनली गवर्नर जनरल ही काम करेगा। तो यानी हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल कहलाते हैं। इसलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 21 से लेकर 1948 से लेकर 25/1/1950 तक, यानी 25 जनवरी तक चक्रवर्ती हमारे क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल रहते हैं। तो भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल हैं। वो स्वतंत्रता के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो बोलेंगे सर यहाँ से ये है लॉर्ड माउंटबेटन। ये कई बार क्वेश्चन लगातार पूछता भी है, और समझ में तुम्हारे दिमाग में आ भी रहा होगा। इसके बाद हमारे पास संविधान लागू हो जाता है, तो आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव के माध्यम से हम लोग यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को, यहाँ बताऊंगा कि कैसे इनको चुना गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेकर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो अब क्या है, हमारे पास जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है, राष्ट्रपति है। पहले हेड ऑफ स्टेट इस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन थे, वायसराय, इस तरीके से लगातार होते रहते। इस चर्चा को थोड़ा विस्तार से लेने के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारा इंडिया पहले राजतंत्र था। राजतंत्र से गणतंत्र कैसे हुआ, इस बात को समझने के लिए आप ये समझने का प्रयास करने का पड़ेगा कि रिपब्लिक होता क्या है। रिपब्लिक कहा जाए तो रेस रिपब्लिका एक वर्ड से, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो जनता से संबंधित हो। यानी जनता मतलब रिलेटेड टू पीपल, यानी कह सकते हैं रिलेटेड टू पीपल या विद पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास
रिपब्लिक मतलब जो जनता से संबंधित शासन हो उसे हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। अब जनता से संबंधित कैसे होगा? एक प्रकार से इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट मतलब जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, या राज्य का मतलब देश होता है, जो देश का अध्यक्ष होगा वो क्या किया जाएगा, वो नॉमिनेट नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड कैसे होगा ये सेकंड ऑप्शन है, लेकिन कैसा होगा, उसका चुनाव होगा। चुनाव मतलब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष सेकंड ऑप्शन। लेकिन जो रिपब्लिक की पहली कंडीशन क्या है, मतलब जो जनता से संबंधित हो। लेकिन जनता से संबंधित होने की कुछ विशेषताएं हैं रिपब्लिक की, मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो हमारे पास इलेक्टेड होगा। पहली फीचर्स इसका निकल के आता है रिपब्लिक का। अगर हम दूसरे की बात करें तो उसके पास कुछ विशेष अधिकार का मतलब ये रहा, एग्जाम्पल बेस पे हम कुछ व्यक्तियों को, जैसे आज भी अगर देखा जाए हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में ब्रिटेन में जाएंगे तो कुछ वहाँ हेरिटेज सिस्टम पर सीटें जो रिजर्व कर रखी हैं, जो वंशानुगत चली आ जाएंगे। तो हम वंशानुगत नहीं करते हैं, यानी एक आधार पर यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमारे पास जो हेड होगा, जो हमारे यहाँ का मुखिया होगा, वो किसी वंश के आधार पर नहीं, कि इस वंश का, जाति के आधार पर, समूह के आधार पर, किसी आधार पर हम चयन नहीं करेंगे। वो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक विशेष अधिकार के रूप में यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक। एंड इसके आधार पर जो हमारे पास पब्लिक ऑफिसर्स होंगे वो किसी जाति, समुदाय या किसी अन्य चीज़ों से नहीं लिए जाएंगे, यानी उनको एग्जाम के माध्यम से यहाँ नागरिक के रूप में कहने का सेवा प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा, जैसा हमारे इंडिया में होता भी है। जैसा कि आप एग्जाम के माध्यम से आप किसी का चयन होता है या किसी पद पर जाते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, राइट। तो 3 कंडीशन वो निकल के आई रिपब्लिक की। एंड 4th कंडीशन निकल के आती है रिपब्लिक का वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है, रिपब्लिक उसे कहते हैं जहां जनता का शासन हो। जनता का मतलब एक प्रकार से ना तो एक्सटर्नल कोई इंटरफेयर हो, ना ही इंटरनल इंटरफेयर हो। एग्जाम्पल बेस सरकारें चयन करती हैं, 5 साल में चुनाव होते हैं, जनता इंटरफेयर करती है। तो जहां जनता का शासन होता है उसे रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। जहां जनता का शासन जनता के लिए हो, इट इज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि रिपब्लिक को आप आराम समझ पाएंगे, लेकिन 3 वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है। 3 वर्ड, एक वर्ड मोनार्ची है, एक वर्ड गणतंत्र है, रिपब्लिक है, और एक तरफ लोकतंत्र यानी कह सकते हैं डेमोक्रेसी। इस चित्र से आप देख पा रहे होंगे, जहां कंप्लीटली एक प्रकार से कह सकते हैं जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ वंशानुगत शासन होता है, उसे बोलते हैं राजतंत्र, मोनार्ची कहते हैं। जहां पे सिर्फ और सिर्फ जनता का शासन होता है उसे कहते हैं हम लोग गणतंत्र, उसको रिपब्लिक कहते हैं। जहां दोनों चीजें मिल जाती हैं, कुछ वंश के आधार पर, कुछ उसके आधार पर, इसे कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। बोलेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या क्या है? तो डिफरेंस की कहानी को बड़े आराम से समझाने का मैं प्रयास करता हूं और आपके सामने समझाऊंगा कि मोनार्ची के कैसे एंगल निकल के आते हैं। मोनार्ची राजतंत्र जिसे कह सकते हैं, राजतंत्र है क्या? तो इंडिया की कहानी को समझने से पहले हम ये पॉइंट समझ लेते हैं कि मोनार्ची से डेमोक्रेसी कैसे कन्वर्ट हुआ। एक एब्सोल्यूट मतलब एक वास्तविक मोनार्ची होता है जिसको राजतंत्र कहते हैं, जिसको राजतंत्र कहते हैं। वास्तविक राजतंत्र क्या होता है, रियल राजतंत्र क्या होता है, इसको एक प्रकार से जहां पर 2 प्रकार के समझिएगा, एक कानून होता है, एक शासक होता है। और जहां पर कानून ही राजा हो, कानून जो है राजा के हाथ में है। राजा मतलब जो अब शासक है, शासक ही कानून हो तो सब शासक ही कानून होगा, जिसे चाहेगा उसे जब चाहे जब करेगा। यानी शासक की आवाज जो है वही कानून बन जाए। इट इज अ पार्ट ऑफ मोनार्ची, इट इज अ पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची। यू कैन से, मान लीजिएगा आप एक राजा हैं, आप एक बोल रहे गांव में सारी सबको मार दीजिएगा, इसका मतलब आपकी आवाज ही कानून बन चुकी है, वो फॉलो होगी, उसको कोई मना नहीं करेगा। इस प्रकार से भाई इसको फांसी चढ़ाओ, ये वाला कानून ऐसे करिएगा। इट इज द पार्ट ऑफ, जब कानून राजा बन जाता है उसी कहानी को हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्ची कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक प्रकार से कह सकते हैं एग्जाम्पल बेस पे, जब कोई व्यक्ति एक प्रकार से शासक होता है और शासक ही कानून रहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची। एब्सोल्यूट राजतंत्र यानी वास्तविक राजतंत्र ये कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल बेस पे आप देखते होंगे उत्तर कोरिया, आप एग्जाम्पल ले भी सकते हैं। साउथ अरबिया, साउथ अरब का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना। वेटिकन सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स वगैरह हैं, यानी स्टेट मतलब राज्य वगैरह हैं, जहां पर आज भी मोनार्ची सिस्टम लागू किया गया। आप देखो मोनार्ची सिस्टम के रूप में अगर उत्तर कोरिया में जाओगे, नॉर्थ कोरिया में, तो एक कोरोना का केस निकला था, क्या किया भाई, मार दो इसको, मार दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची। तो आज बहुत सारे कंट्री में मोनार्ची आज भी अवेलेबल है। अगर हम बात करेंगे मिक्स मोनार्ची, मिक्स मोनार्ची का मतलब ये रहा जनता को खुश करने के लिए, जहां पर एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ राजा है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो राजतंत्र है, जो राजा है, राजतंत्र है, मोनार्ची है, वो तो लागू होगा ही होगा, लेकिन कुछ बिंदुओं पर वो विधायिका भी काम करेगी।
विधायी का मतलब जो हमारे पास कुछ लोग वहाँ बैठे होंगे, वहाँ नियम बनाएंगे। तो एग्जाम्पल बेस पे एक प्रकार से कह सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल में जॉर्डन है या फिर हमारे पास ओमान है, कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पर कुछ विषय पर राजा का शासक कानून बनाता है, और कुछ विषय पर जहाँ पर विधायी का एक अपॉइंट होती है, उस शासन को हम लोग यहाँ पर मोनार्ची कहते हैं। जब जनता जब त्राही त्राही कर लेती है तो ऐसी स्थिति में उठकर कहीं राजा को फेंकने का काम करती है। तो राजा या शासक या देश उस स्थिति में उस एब्सोल्यूट मोनार्ची को कन्वर्ट कर लेता है कि इसमें एग्जाम्पल बेस पे मिक्स मोनार्ची में, नो ठीक है भाई, ये कानून देश से कोई समझौता होगा हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेगा। लेकिन हाँ, देश के अंदर व्यवस्था कैसी होगी, इसके लिए कौन कौन विधायिका बनाएंगे, विधायिका में लोग बैठेंगे। इसका मतलब जब राजा के हाथ में और विधायिका के हाथ में कुछ पावर आ जाती है, यानी शासक की राजा की ताकतों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, ऐसे राजतंत्र को या ऐसे राजतंत्र को हम लोग मिक्स मोनार्ची के नाम पे जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इंडिया में भी लगातार यहाँ कुछ देख रहे होंगे, मिक्स मोनार्ची का रूप भी धारण यहाँ लगातार हो रहा है। जैसा समझेंगे भी, क्या भारत एक कंप्लीट रिपब्लिक है या कंप्लीट डेमोक्रेसी है, ये भी प्रश्न बन जाता है, यूपीएससी लगातार यहाँ से भी पूछ लेता है। अच्छा, इसके बाद जब ये कंडीशन चल रही है, इसके बाद ये कंडीशन आई, इसके बाद अगर एग्जाम्पल बेस पे अगर बोलेंगे तो जैसे कि जॉर्डन है या ओमान है, ऐसे कुछ कंट्री हैं जहां पर आज भी मिक्स्ड मोनार्ची आपको देखने को मिलती है। एंड आफ्टर दैट अगर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र जब लोगों को लगता है कि अब भैया अत्याचार यहाँ ज्यादा हो रहा था तो हमने कन्वर्ट इसमें कर लिया। अत्याचार इसमें भी बहुत खतरनाक स्थिति में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चयन किया जाएगा वो राजा के माध्यम से ही चयन करेंगे, जनता को दिखाने के लिए बस नॉर्मली ऐसे कर लेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, संविधान एक कानून का दस्तावेज होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ बुक होती है। तो एग्जाम्पल बेस पे जब यहाँ कह सकते हैं कि संविधान का राजतंत्र है, यानी राजतंत्र तो है लेकिन संविधान का राज, संविधान में क्या होगा, लिखित होगा, अलिखित भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ डिफाइन नहीं किया गया था, यहाँ पर यहाँ डिफाइन कर दिया गया। एग्जाम्पल बेस पे आप देखेंगे तो भूटान है, नॉर्वे है, स्वीडन है, कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंट है, बट वहाँ पर आज भी एक प्रकार से मोनार्ची फॉलो की जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल बेस पे मोनार्ची के कई सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वो बिल्कुल राजा ही शासक है, उसकी वाणी ही बिल्कुल न्याय है, उसकी वाणी ही कानून है। अगर हम बात करेंगे मिक्स मोनार्ची की, तो राजा और जहां विधायिका मिलके काम करते हैं उसे मिक्स मोनार्ची कहते हैं। जहां पर इसी रूप को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा नॉर्वे है, स्वीडन है, कनाडा है, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर हमारे पास मिक्स मोनार्ची आज भी चलती है। लेकिन एक वर्ड क्या है, जब कहीं सब कुछ ये नहीं होता है, इसका मतलब वहां रिपब्लिक डेमोक्रेसी होती है। रिपब्लिक डेमोक्रेसी का मतलब यह कि जनता का शासन और जनता के लिए। तो जहां जनता का शासन जनता के लिए होती है, तो जहां ये मोनार्ची नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी या रिपब्लिक डेमोक्रेसी। तो इंडिया कैसा कंट्री है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जनता का शासन है, और गणतंत्र है, यानी रिपब्लिक का मतलब जो शासक है वो वाणी नहीं है, संविधान वाणी है, संविधान सर्वोच्च है, शासक सर्वोच्च नहीं है। इंडिया में, इंडिया में हमारे पास संविधान सर्वोच्च है, यानी शासक भी संविधान का अनुकूल कार्य करेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डेमोक्रेसी। आई थिंक, मुझे लगता है कि चारों बात आप कैसे होंगी। इसके अलावा आप यूएसओ को देख लीजिएगा, या हमारे पास फ्रांस है, जर्मनी है, फिनलैंड है, या फिर यहाँ पर भूटान भी है इंडिया के पास। अगर आप जाएंगे तो कुछ ऐसे कंट्री हैं जो रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। तो मुझे लगता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ राजतंत्र यानी मोनार्ची एंड द डेमोक्रेसी, आई थिंक क्लियर यहाँ से हो चुका होगा। तो कैसी लगी चर्चा, यदि आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। उसके साथ साथ ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप चाहते हैं तो विशेष किस विषय पर, उस पर हम डिबेट करके आपके दिमाग की जो गलत फहमियाँ हैं, चीज़ें हैं, उनको निकालने का काम भी करेंगे। जो नॉलेज आपको मिली है कि मोनार्ची क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, मोनार्ची में और डेमोक्रेसी में, यानी जहां डेमोक्रेसी का मतलब ये रहा रिपब्लिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मोनार्ची डेमोक्रेसी। तो मोनार्ची डेमोक्रेसी का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये मोनार्ची डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब मोनार्ची डेमोक्रेसी है। तो यानी आप इसमें समझ चुके होंगे। एंड आफ्टर दैट आप इस पॉइंट को समझे होंगे कि राजतंत्र से गणतंत्र कैसे हुए, एक प्रकार से सब चीज़ों को समझे होंगे, रिपब्लिक में क्या क्या होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो ये 26 जनवरी है, ये क्यों इस प्रकार से चर्चाएं को विषय बना हुआ है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंट जो एक्ट है, जिसको आईआईए के नाम से जानते हैं, इसमें क्या क्या किया गया था और क्या क्या चीज़ें हुई थी इसमें। एंड आफ्टर दैट हमारा इंडिया 1947 से लेकर अगर बाकी चीज़ों के पीछे देखें तो क्या था। एंड आफ्टर दैट इंडिया में रिपब्लिक को कंसेप्ट के लिए उपनिवेश क्या होता है, संघ राज्य क्या होता है, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, संप्रभु कहता है कैसा होता है। तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकार से आप एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इंडिया आज भी कंप्लीटली रिपब्लिक डेमोक्रेसी है या नहीं है।
आज भी हर व्यक्ति को अवसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आज भी हर व्यक्ति क्या अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक प्रकार से इतने अवसर का लाभ उठा पा रहा, नहीं उठा रहा है। आप जुडिशरी क्षेत्र में जाइएगा, एक गरीब आदमी, असहाय आदमी, वंचित आदमी क्या वहाँ तक पहुँच पाता है? या आप अपने न्याय की किसी दफ्तर में जाइए, क्या वो पहुँच पाता है? क्या इंडिया एक डेमोक्रेसी कंप्लीटली है या नहीं है? या कागज़ों में ही डेमोक्रेसी बना हुआ है, या कागज़ों में ही रिपब्लिक बना हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए विशेष सूचना ये भी है, 26 जनवरी पर आप सभी के लिए यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हमारे पास चल रही हैं, उनमें 70% डिस्काउंट चल रहा है, जो कि ये सिर्फ 27 तारीख तक ही रहेगा। तो आपको अगर यहाँ पर एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन करना है, सीसेट का बैच ज्वाइन करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना है, यूपीपीसीएस का ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, लवासना फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, आपको जो भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो, सभी बैचेस पर यहाँ पर फ्लैट 70 कूपन लगाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको परचेस में जाएंगे। जैसे ही आप परचेस में जाएंगे तो इस तरीके से आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और देरी किस बात की है, तो जाइएगा और इनके साथ लाभ उठा के 26 जनवरी का एक प्रकार से अपने जीवन की जो यात्रा है उसको मंगल में करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।